सोचो अगर आप इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन की लिस्ट में आते हो 2004 में, बट अब आपकी इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाती है कि आपकी कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर देती है 2019 में। ये बात हो रही है जेट एयरवेज की। एंड यही सिमिलर स्टोरी इंडिया के 40th रिचेस्ट आदमी विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस की भी थी। बट दूसरी तरफ 2006 में स्टार्ट हुई इंडिगो एयरलाइंस और 48 ईयर से चल रही साउथ वेस्ट एयरलाइंस कैसे प्रॉफिट मेंटेन कर पा रही है। एंड इंटरेस्टिंगली मिस्टर भूपेंद्र जिन्होंने स्पाइस जेट को स्टार्ट किया था, वो इंडिगो के फाउंडर राहुल भाटिया के पास गए थे एडवाइस लेने, सजेशन लेने कि वो अपनी एयरलाइन का, नई एयरलाइन का क्या नाम रखें। तब राहुल भाटिया ने नेम सजेस्ट किया था इंडिगो। उन्होंने इंडिगो नेम रख तो लिया था, बट आगे चलकर उनको इंडिगो नेम अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने उस नेम की जगह स्पाइस जेट रख लिया था। एंड वही इंडिगो नेम राहुल भाटिया ने भूपेंद्र जी से 25,000 रुपए देकर खुद ले लिया था, खुद की फ्लाइट का नेम रखने के लिए। ऐसा क्या करते हैं ये प्रॉफिटेबल कंपनीज जो और सारी लॉस मेकिंग कंपनीज अपने बिजनेस में नहीं कर पाती। इससे पहले एविएशन इंडस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको इन कंपनीज को सॉल्व करना पड़ता है। फर्स्ट प्रॉब्लम है लेस डायनामिक एनवायरनमेंट, जहां और सारे बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा डायनामिक होते हैं। बट एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। बट हर एयरलाइन कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं इंस्टेड ऑफ सेम कंडीशंस एंड सेम एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल ऑयल का प्राइस 100 रुपीज लीटर है हर एयरलाइन के लिए, बट अगर एक एयरलाइन का एयरप्लेन बहुत ज्यादा पुराना है तो उसे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ज्यादा ऑयल लगेगा एंड उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एक एयरलाइन ने एयरप्लेन्स लीज पर लिए हैं तो उसके लिए कॉस्ट पर किलोमीटर बढ़ जाएगा। एयरलाइंस का सक्सेसफुल होना इंटरनल फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है रेदर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स और मार्केट के डायनामिक्स। एंड वही कस्टमर की डिसीजन मेकिंग भी दो तरह की होती है, कंपनसेटरी एंड नॉन कंपनसेटरी। कंपनसेटरी मींस अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बाइक परचेज करते हो तो उसके अंदर आप सारी चीजें देखते हो। फॉर एग्जांपल उसका प्राइस कितना है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, उस बाइक का डिजाइन कैसा है, एंड जब वो बाइक चलती है तब उसमें से साउंड कैसी आती है। एंड एट द एंड आप उन सारे फीचर्स को देखकर आखिरी में डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। एंड नॉन कंपनसेटरी डिसीजन का मतलब कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप ये देखोगे कि किस ब्रांड में ये चीज सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बाइक परचेज करते हो तो आप उसके अंदर ये देखोगे कि किस बाइक में साउंड सबसे ज्यादा बढ़िया है। इस केस में आप बुलेट लेकर आओगे क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया आवाज आती है। इस केस में आप कोई भी प्राइस नहीं देख रहे, आप कोई भी फीचर नहीं देख रहे, आप कोई भी डिजाइन नहीं देख रहे, आप और सारे फीचर्स डिजाइन को नेग्लेक्ट कर रहे हो। बट इस केस में आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपको यही चीज चाहिए कि किस बाइक में सबसे ज्यादा बढ़िया आवाज है। दिस इज नॉन कंपनसेटरी डिसीजन मेकिंग, जहां सिर्फ एक चीज के पीछे आप भाग रहे हो। एयरलाइन इंडस्ट्री में नॉन कंपनसेटरी डिसीजन मेकिंग ज्यादा देखा जाता है कस्टमर्स के द्वारा, इसलिए एयरलाइंस LCCS लो कोस्ट करियर, ये FSCN फुल सर्विस करियर नेटवर्क होती है। यहाँ पे हाइब्रिड जो बीच की होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती। एंड हर एक कंट्री की गवर्नमेंट भी अपनी नेशनल एयरलाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज फॉर्म करती है। जैसे इंडिया में 520 रूल है कि अगर किसी भी एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करनी है तो एटलीस्ट उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 20 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। और वही जापान में 45-47 रूल चलता है, जहां पे कुछ पर्टिकुलर रूट्स नेशनल एयरलाइंस जो गवर्नमेंट की एयरलाइंस है उनके लिए बुक्ड है, वहां पे कोई भी प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर पाती। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी कुछ पर्टिकुलर एयरलाइंस जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइंस कैसे प्रॉफिटेबल है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस एक लो कॉस्ट करियर है, इसके सारे प्रोसीजर सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस की तरफ ही अलाइंड है। जैसे जहां और सारी एयरलाइंस ने ट्रैवल एजेंट्स के साथ टाई अप किया हुआ था, वहीं साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने टाई अप ही नहीं कर रखा था किसी ट्रैवल एजेंट के साथ, क्योंकि अगर टाई अप करते तो कमीशन देनी पड़ती, बट अब उन्हें कमीशन नहीं देनी पड़ती एंड अल्टीमेटली कॉस्ट डाउन चली जाती है। एंड ग्राउंड स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देना देन एयरप्लेन स्टाफ, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग होगी उतनी जल्दी प्लेन टेक ऑफ कर पाएगा। एंड ये तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, जब प्लेन हवा में होता है तब एक तरह से एसेट की तरह एक्ट करता है और जब ग्राउंड पे होता है तब एक तरह से लायबिलिटी एक्ट करता है। एंड प्रमोशन के वक्त भी जहां और सारी एयरलाइंस सैलरी में हाइक देती थी, सैलरी बढ़ा देती थी, वहीं साउथ वेस्ट एयरलाइंस अपनी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी देती थी, ESOP देती थी, कंपनी के अंदर शेयर देती थी। इस कारण बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था साउथ वेस्ट एयरलाइंस को कॉपी करना। कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ने कोशिश तो करी थी साउथ वेस्ट एयरलाइंस को कॉपी करने की, बट फेल हो गया था क्योंकि कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ने साउथ वेस्ट एयरलाइंस के सारे प्रोसीजर को कॉपी करा था एंड अपनी एक नई एयरलाइन स्टार्ट करी थी, कॉन्टिनेंटल लाइट एयरलाइंस। बट इसके कारण जब कस्टमर्स कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल लाइट एयरलाइंस से ट्रैवल करते थे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और अनसेटिस्फाइड होते थे, क्योंकि दोनों एयरलाइंस के प्रोसीजर बहुत ज्यादा डिफरेंट होते थे। फॉर एग्जांपल कस्टमर की कंप्लेंट थी कि कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस में हमें मील मिलती है बट कॉन्टिनेंटल लाइट एयरलाइंस में हमें मील नहीं मिलती।
एंड इवेंचुअली कॉन्टिनेंटल लाइट एयरलाइंस फेल हो गई थी। एंड वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस एंड ब्रिटिश एयरवेज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 2004 के अराउंड फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे एंड इसके कारण जोन सी एयरलाइंस कम प्राइस पर अपने टिकट ऑफर करती उस पर ज्यादा कस्टमर आ जाते। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वर्जिन एयरलाइंस ने ब्रिटिश एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट किया था कि अगर दोनों कंपनीज सेम प्राइस पर अपनी टिकट ऑफर करेंगी तो दोनों कंपनीज प्रॉफिटेबल रहेंगी। सो वेल अब आप ये सोच रहे होगे कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, सारी एयरलाइंस इस आइडिया को क्यों नहीं इंप्लीमेंट करती, सारी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा बिजनेस में कंपटीशन को प्रमोट करती है एंड हर एक कंट्री में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कुछ कंपनीज के पास मोनोपोली ना हो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। इसको प्रिजनर्स डिलेमा कहते हैं। सो वेल ये डील हो जाने के बाद जब दोनों कंपनीज ने अपने टिकट के प्राइसेस को कांस्टेंट रख दिया था तब वर्जिन एयरलाइंस ने गवर्नमेंट को खुद कांटेक्ट करके कहा कि ब्रिटिश एयरवेज ने उन्हें कांटेक्ट किया था कि अगर दोनों प्राइसेस सेम रखेंगी तो दोनों प्रॉफिटेबल रहेंगी। क्योंकि अगर ब्रिटिश एयरवेज गवर्नमेंट के पास पहले पहुंच जाती और सच बता देती कि वर्जिन एयरलाइंस ने उन्हें कांटेक्ट किया था प्राइसेस सेम रखने के लिए तो वर्जिन को पेनल्टी पे करनी पड़ती। बट वर्जिन एयरलाइंस ने गवर्नमेंट को पहले कांटेक्ट किया था इसलिए ब्रिटिश एयरवेज को $1 बिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ी थी इसके कारण। सो वेल अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो अब मेरे फ्री न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपने मेरी नाइकी की केस स्टडी नहीं देखी तो डू चेक इट आउट और मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी देखने के लिए ये वीडियो देखिए। बाय।